Hello students, welcome back to the second part of the chapter India Events after 1960. So in the first part we had studied about events in 1960 and 1970. हमने फर्स्ट पार्ट में जो है 1960 में और 1970 ये डिकेट्स में कौन से इवेंट्स हुए थे ये पढ़ा था. ओके कौन से इवेंट्स हुए थे, जैसे कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था मैकमोहन लाइन पे. ठीक है, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके टाइम पीरियड में जो है कश्मीर इशू को लेके इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ. ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स जो है हमने 1960 और 1970 में देखे थे. अब हम देखेंगे कि 1980s में ये डिकेड में कौन से इशू हुए. ओके, during this decade, the Indian political system faced many new challenges. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. Pakistan had lent its support to this movement. See, ये डिकेट में हमारे इंडिया को जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत सारे न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े थे. जैसे कि हम फर्स्ट इवेंट देखेंगे कि पंजाब जो स्टेट है उसमें एक खालिस्तान रीजन है. तो पंजाब में जो सिख लोग थे उन्होंने क्या डिमांड किया कि खालिस्तान हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. मतलब जैसे पंजाब एक स्टेट है इंडिपेंडेंट स्टेट, वैसे ही खालिस्तान भी चाहिए. और उन्होंने इसी डिमांड के साथ वहाँ पे जो होली प्लेस है उनका अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. और वो मूवमेंट इस हद तक पहुँचा कि वो बहुत ही वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव प्रूव हुआ. और इस मूवमेंट का काफ़ी फुली सपोर्ट जो है पूरी तरह से किसने किया, पाकिस्तान में. ठीक है, नेक्स्ट द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इन टू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, a holy shrine of the Sikhs, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. One of the Sikh bodyguards in Indira Gandhi's personal security assassinated her, and during this period an organization called United Liberation Front of Assam, that is ULFA, carried on a major movement in northeast India. See, गोल्डन टेम्पल जो मैंने आप सभी को बताया कि अमृतसर में जो होली प्लेस है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे जो है कुछ टेररिस्ट भी घुस आए थे, ज़बरदस्ती घुस आए थे, छुपा के घुसे थे. लेकिन जब उस टाइम पे जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी. जब हमारी गवर्नमेंट को ये पता चला कि गोल्डन टेम्पल के पास जो है कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं, ज़बरदस्ती वो वहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया है, तो हमारे गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया. उन्होंने इंडियन आर्मी को जो है हमारे गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को वहाँ पे गोल्डन टेम्पल के पास अमृतसर पे भेजा ताकि जो है वो वहाँ पे जो है टेररिस्ट को वहाँ से भगा सके. ठीक है, जब इंडियन आर्मी ने वहाँ पे अटैक किया तो उसमें कुछ टेररिस्ट जो है मारे गए, कुछ भाग गए और वहाँ पे कुछ सिख लोगों को भी हार्म पहुँचा. तो इसके लिए जो है सिख लोग जो थे, पंजाब के जो सिख पीपल थे, ये सारे सिचुएशन देख के वो इंदिरा गांधी पे जो है गुस्सा हो गए. और उसी में से जो है इंदिरा गांधी का एक पर्सनल सिक्योरिटी मतलब बॉडीगार्ड था, सिख ही था, और उसने क्या किया, गुस्से में आके इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया. एसेसिनेटेड मीन्स मर्डर करना. तो इस तरह से इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था. और उसी पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये ऑर्गेनाइजेशन ने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट, राइट आफ्टर इंदिरा गांधी's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology, and he took the lead in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. See, जैसे ही 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का मर्डर होता है तो उनके तुरंत बाद जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कंडक्ट होता है तो उसमें कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कांग्रेस पार्टी ही जीतती है. और कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके बेटे राजीव गांधी. और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के फील्ड में और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो काफ़ी जो है सुधार लाते हैं. रिफॉर्म्स मतलब सुधार लाना, इम्प्रूवमेंट लाना. और यहाँ तक कि उन्होंने मतलब श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी को लेके जो इश्यूज चल रहे थे उसको भी उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की. लेकिन वो जो उनका एफर्ट था, राजीव गांधी का जो एफर्ट था वो यूजलेस प्रूव हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. क्योंकि तमिल माइनॉरिटी मीन्स जब पॉपुलेशन 50% से कम रहता है तो उसको माइनॉरिटी कहा जाता है. तो श्रीलंका में कुछ तमिल माइनॉरिटी भी थे.
श्रीलंकन उनके साथ जो है उन पे एट्रोसिटीज़ करते थे, मतलब उन पे अत्याचार करते थे, उनको जो है अपने ग्रुप के साथ रहने नहीं देते थे, ऐसा बोलते थे उनका लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो ये सारी बातों को लेके उनके बीच में फाइट होता था, लेकिन हमारे राजीव गांधी ने जो है इसको इस इशू को सॉल्व करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो क्या साबित हुआ, यूजलेस, ठीक है। He promoted the idea of a united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. मतलब उन्होंने ये आइडिया प्रमोट किया कि श्रीलंका को जो है इंटरनल ऑटोनॉमी के साथ, मतलब पावर उनके ही हाथ में रहेगा, लेकिन तमिल कम्युनिटी के साथ वो यूनाइटेड यानी एक साथ होके रहे, लेकिन उनका ये एफर्ट जो था वो क्या साबित हुआ, यूजलेस। वेन मीन्स यूजलेस। He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Bofors. See, और उसी टाइम पे उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़े। क्रिटिसिज्म मीन्स क्या होता है कि जब आपके अगेंस्ट कोई चला जाता है, कोई किसी चीज़ का ब्लेम लगा के और आपके खिलाफ जो लोग खड़े हो जाते हैं, उसको कहा जाता है क्रिटिसिज्म। तो हम देखेंगे कि उनके ऊपर जो है किसका ब्लेम लगा, करप्शन का, कि पीपल ने उनको कहा कि वो करप्ट हैं, उन्होंने फॉरेन कंपनी से डील की है, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए डील की है, उन्होंने पैसे देके जो है ये लॉन्ग रेंज कैनॉन्स लॉन्ग रेंज कैनॉन्स क्या होता है, गन है, वो गन से जो है काफ़ी डिस्टेंस पे शूट किया जा सकता है। तो ऐसा पीपल ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया कि ये करप्ट है, इन्होंने करप्शन किया है, फॉरेनर को जो है पैसे देके ये बोफोर्स को खरीदा है, ठीक है। और उसी टाइम पे जनरल इलेक्शन भी कंडक्ट किया गया। तो जनरल इलेक्शन ये क्रिशियल इशू था, एक इम्पॉर्टेंट इशू था, लेकिन क्या सामने आ गया, पॉलिटिकल करप्शन। राजीव गांधी को जो है करप्ट ठहराया गया, और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी क्या हुई, हार गई। एंड सेवरल parties formed a coalition called the Janata Dal, and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India. सी, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इंदिरा गांधी के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ किया है, और जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी हार गई, और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलके जो है एक पार्टी फॉर्म की, जनता पार्टी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे राजीव गांधी के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि वो करप्ट हैं, उन्होंने फॉरेनर को पैसे देके लॉन्ग रेंज कैनॉन्स जो है परचेज़ किया है, और इलेक्शन का टाइम था, इसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी वापस से हार गई, और बहुत सारे पॉलिटिक्स पार्टीज़ ने मिल के जो है गठबंधन करके एक नई पार्टी फॉर्म की, जनता दल। और हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी, इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। कौन सी पॉलिसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन देना, यानी आरक्षण देना, जैसे जॉब फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब फील्ड में और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इसमें आरक्षण दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। कुछ परसेंट सीट्स जो है प्रोवाइड की, उनके लिए रिजर्व की गई। He could not continue as prime minister due to internal differences in the party, and in 1990 Chandrasekhar became the prime minister of India. His government was also short-lived, and in 1991 during the election campaign the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, that is LTTE, assassinated Rajiv Gandhi. See, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो इंटरनल डिफरेंसेस के वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे उस पार्टी के। इंटरनल डिफरेंसेस मीन्स आपसी मतभेद, क्योंकि जो जनता दल पार्टी थी वो बहुत सारे पार्टीज़ को मिल के गठबंधन करके ही खड़ी हुई थी, ठीक है। तो पावर के लिए तो कोई भी जो है झगड़ा करेगा, तो इंटरनल डिफरेंसेस, पावर के लिए इंटरनल डिफरेंसेस हो गए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। और 1990 में जो है वापस से कौन प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रशेखर, लेकिन उनका भी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका, नहीं चल पाया। और 1991 में वापस से जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कंडक्ट किया गया, इलेक्शन कैंपेन हुआ,
तो श्रीलंका में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इसका नाम क्या था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो है राजीव गांधी का मर्डर कर दिया। ये क्यों किया था, क्योंकि राजीव गांधी ने श्रीलंकन और तमिल के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, और जिसके वजह से जो है श्रीलंकन भी गुस्से में थे राजीव गांधी के ऊपर, और तमिल भी थी, तमिल माइनॉरिटी भी। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके जो है राजीव गांधी का मर्डर कर दिया। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980s द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगन। जैसे ये डिकेड खत्म होने आया, 1980s का डिकेड, कहाँ पे इश्यूज स्टार्ट हो गए, जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर इश्यूज, कश्मीर को लेके। वहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मतलब जो टेररिस्ट थे वो ज़बरदस्ती जो है कश्मीरी पंडित को जो है वैली छोड़ के जाने के लिए बोल रहे थे कि आप लोग जो है ये वैली को छोड़ के चले जाओ, जबकि जो कश्मीरी पंडित थे वो वहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट थे, यानी वहीं पे वो स्टार्टिंग से रह आ रहे थे। ठीक है। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ने उन्हें ज़बरदस्ती कहा कि आप इस वैली को छोड़ के चले जाओ। दिस प्रॉब्लम ग्रू सीरियस डे बाय डे। ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ता ही गया, और आज जो है इसने किसका रूप ले लिया, टेररिज्म का। ओके। नेक्स्ट, द चेंजेस आफ्टर 1991। अब हम देखेंगे कि 1991 के बाद हमारे कंट्री में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि फर्स्ट चेंजेस ये हुआ, ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। हमारी जो कंट्री है इसने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ओपन करना मतलब क्या होता है कि 1991 के पहले अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में बिजनेस सेटअप करना चाहता था या फिर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता था तो उसके ऊपर बहुत ही रेस्ट्रिक्शन थे। उसको पहले जो है हमारे कंट्री के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था अगर उसको बिजनेस सेटअप करना रहता था या फिर इन्वेस्ट करना रहता था। लेकिन जो हमने 1960 में, 1970 में और जो 1980s में जो इवेंट्स देखे, वो इवेंट्स के वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ही जो है अनस्टेबल हो गई थी, पूरी तरह से वर्स्ट हो गई थी। अब उसको जो है लेवल में लाना था, तो इसीलिए 1991 में जो है हमारे कंट्री ने हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या कर दी, ओपन। तो तब से जो है कोई भी नेशन, फॉरेन कंट्री जो है हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है और मतलब ट्रेड कर सकता है। उसको गवर्नमेंट की इतना ज़्यादा जो है परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। वो फ्रीली जो है हमारे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है। ठीक है। द ईयर 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. See, 1991 में जो भी मतलब इवेंट्स हुए, जो भी बदलाव आए, चेंजेस हुए, तो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के हिस्ट्री के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ था, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट के साथ ही जो है कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। सोवियत यूनियन जो है आज जो हम रशिया के नाम से जिस कंट्री को जानते हैं उससे पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो अमेरिका के पास जो है सुपर पावर था ऑलरेडी, और सोवियत यूनियन ने भी चाहा कि मेरे पास भी सुपर पावर होना चाहिए। उसने कोशिश की और वो कामयाब भी हुआ, उसके पास भी सुपर पावर आया। और जब दोनों कंट्री के पास सुपर पावर आया तो जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड के नेशन जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, क्योंकि कुछ नेशन जो है उन्होंने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया और कुछ नेशंस ने जो है अमेरिका को ज्वाइन किया। इस तरह से वर्ल्ड क्या हो गया, बाइपोलराइज, यानी दो ग्रुप में बट गया। लेकिन धीरे धीरे जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी डिवाइड हो गया, और उसमें से सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज जो है इमर्ज हुए। तो उसमें से आज जो है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया। और उसी के साथ जो है कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। सोवियत यूनियन वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ और यहाँ पे कोल्ड वॉर खत्म हुआ। ओके। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। सी, अब हम देखेंगे कि 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे जो है चेंजेस लाने शुरू किए। इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट करना, बहुत सारे चेंजेस लाए।
Next, during this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. 1991 में जो है जो चेंजेस हुए और इसी पीरियड में कौन सा इशू सामने आया, राम जन्मभूमि का और बाबरी मॉस्क्यू ये मस्जिद जो है बाबर ने बनाया था। तो हिंदूज़ ने मतलब ये डिमांड किया कि यहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया है, ये राम जन्मभूमि है, तो यहाँ पे टेम्पल बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। और मोहम्मडियंस चाहते थे कि यहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए। तो यही इश्यूज़ को लेके जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है वॉर हुए, ठीक है, बैटल हुआ। ओके, तो ये इश्यूज वो टाइम पे जो है वो पीरियड में सामने आया था। और ये इशू सॉल्व कब हुआ, अभी लास्ट ईयर 2019 में, ठीक है। एंड इन द इलेक्शंस कंडक्टेड बिटवीन 1996 and 1999 no political party got a clear majority in the लोक सभा। और बाद में 1996 में और 1999 3 साल जो है लगातार इलेक्शन कंडक्ट किया गया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में मिला ही नहीं। मेजॉरिटी मीन्स बहुमत। जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी के साथ जब इलेक्शन वो पार्टी जीतती है तो वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन 3 साल जो है, और वो गवर्नमेंट जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो एटलीस्ट जो है 5 इयर्स तक तो वो टिकती है एक गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 1996 से लेके 1999 तक 3 इलेक्शन हुए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। तब जाके जो है 3 गवर्नमेंट ने मिल के गवर्नमेंट फॉर्म किया, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब एक साल के लिए एक लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बने। 3 गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट फॉर्म किया शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बने एक 1 ईयर के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल वर अमंग्स देम। तो सबसे 1996 में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें कौन प्राइम मिनिस्टर बने, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद HD देवगौड़ा और नेक्स्ट 1999 में इंदर कुमार गुजराल। फाइनली इन 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस मीन्स ग्रुप। जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कोलिशन करके यानी गठबंधन करके एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करती है तो उसे कहा जाता है एलियंस। तो कौन सी पार्टी आई, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस केम टू पावर। वो पावर में आई अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। और जब NDA आया, भारतीय जनता पार्टी भी उसी का ग्रुप है, NDA का ही, तो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. See, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया, वो प्राइम मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, तब उन्होंने जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे, वॉर चल रहा था कश्मीर को लेके, ठीक है, तो उन्होंने बातचीत करके उसको सॉल्व करना चाहा। मतलब डायलॉग, दोनों के बीच में डायलॉग यानी बातचीत करके सॉल्व करना चाहा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। और 1998 में इंडिया ने वापस से न्यूक्लियर टेस्ट जो है पोखरन, राजस्थान के पोखरन एरिया में कंडक्ट किया, ठीक है। और खुद को जो है हर सेल्फ कंट्री ने खुद को क्या डिक्लेयर किया, एज एन एटॉमिक पावर। In 1999 there was another war between India and Pakistan in Kargil region। लेकिन वापस से जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ 1999 को। कहाँ पे, कारगिल रीजन। कारगिल रीजन कहाँ पे, कश्मीर में। कश्मीर इशू को लेके ही इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल। लेकिन ये जो वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में, इसमें वापस से इंडिया ने किसको डिफीट किया, पाकिस्तान को। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।